सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुशील कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉलेज कैथल में कार्यरत हूँ और मैं अपने महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है स्ट्रीम हमारे या पेपर जो है ये BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BTech सभी क्लासेस में पढ़ाया जाता है अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू DBMS। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारी की टर्मिनोलॉजीज हम जो यूज़ करते हैं डाटाबेस के अंदर उनके बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, कंसेप्ट सबसे पहले जो आता है उसे हम बोलते हैं डाटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग इन अवर माइंड कि व्हाट इज डाटा। सो डाटा इज एनी रॉ मटेरियल जो आप किसी भी रफ मटेरियल को आप डाटा की फॉर्म में आप कह सकते हैं। सपोज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 56, तो 56 आपके दिमाग में आता है कि एक रोल नंबर भी हो सकता है, किसी घर का एड्रेस भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट अगर मैं उस 56 के आगे लिख देता हूँ रोल नंबर देन 56, नाउ अब वो क्या बन गया, एक इन्फॉर्मेशन बन गई है कि अब वो सिग्निफिकेंस उसका हो गया है कि अब ये किसी रोल नंबर के बारे में हमें बता रहा है। या मैं उस 56 के आगे अगर हाउस नंबर लिख देता हूँ, सो इट विल रिप्रेजेंट एन हाउस नंबर, कि अब ये एक हाउस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट इज डाटा? डाटा इज अ रॉ मटेरियल, जो मैं बताया आपको 56 है, इट इज़ अ रॉ मटेरियल। बट उसके आगे जब हमने दूसरी टर्म जो हमने यूज़ की है दैट इज इन्फॉर्मेशन, जो उसमें हमने लिखा है, तो इन्फॉर्मेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन गई? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि डाटा के आगे जब हमने रोल नंबर या हाउस नंबर हमने डाल दिया है देन इट बिकम्स एन इन्फॉर्मेशन। सो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। दिस इज अवर सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड वन इज डाटा आइटम विच इज ऑल्सो नोन एज फील्ड और कॉमनली नोन एज एट्रीब्यूट्स। अब डाटा आइटम क्या होता है आपका, कि डाटा आइटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट इन अ टेबल। सबसे छोटी इकाई जो आपकी डाटाबेस के अंदर आती है उसको हम बोलते हैं डाटा आइटम, जिसको हम फील्ड भी बोलते हैं। इसमें जैसे सपोज अगर हमने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर कैप्चर करना है, स्टोर कराना है कंप्यूटर के अंदर, तो क्या क्या उसमें डाटा आइटम्स या फील्ड होंगे? तो उसमें होगा नेम, सपोज उसका एड्रेस, देन उसकी कॉन्टैक्ट नंबर। सो ऑल दीज थ्री एंटिटीज आर एक्टिंग एज अ फील्ड, वेदर इट इज नेम, रोल नंबर, एड्रेस। तो ये आप इनको आप क्या बोलेंगे? डाटा आइटम बोलेंगे। और इसको कॉमनली टर्म जो यूज़ करते हैं इसके लिए फील्ड भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा हम इन्हीं टर्म्स को एट्रीब्यूट्स में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट। कि स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझा रहा है ये, कि बच्चे का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो इट इज एक्टिंग एज अ attribute also. So these are the characteristics, basically attribute represents the characteristics of a student. So ये टर्म आ गई आपके attributes. नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड और टपल। जैसा कि हमें पता है कि एक रो को किसी टेबल के अंदर हम क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। सपोज यू हैव अ स्टूडेंट, अगेन स्टूडेंट टेबल, जिसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें बच्चों के नाम है, एड्रेस है, रोल नंबर है और जो भी उससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो सभी हमने उसमें स्टोर की हुई है। अब उसमें से अगर एक रो को हम सिंगल रो को उठाएं तो वो एक बच्चे का क्या है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो उस सिंगल रो को हम क्या बोलते हैं टेबल के अंदर? अ टपल। और कॉमन टर्म उसके लिए क्या यूज करते हैं? रिकॉर्ड। अ टपल इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। देन कम्स टेबल। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। मीन्स यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास और आप अब सभी उन बच्चों का जब रिकॉर्ड कैप्चर कर रहे हैं, सभी बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो वो उसकी क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? टेबल। तो रिकॉर्ड हो गए आपके बच्चों की डिटेल्स और टेबल हो गया आपका स्टूडेंट। सो टेबल कंप्राइजेज ऑफ रिकॉर्ड्स। लास्ट में जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो स्टार्टिंग ही इसकी डाटाबेस से होती है। तो डाटाबेस बेसिकली क्या होता है? अ डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, वेदर इट इज फॉर्म ऑफ टेबल्स और इन एनी मैनर, कि जिस भी तरीके से आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं वो सारा आपका जब इकट्ठा हो गया, कंपाइल हो गया, एक जगह पे इकट्ठा हो गया सारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस।
So database is a collection of large volume of data. तो जो स्टार्टिंग में डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्टम यूज करते थे, दैट वाज फाइल बेस्ड अप्रोच। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डाटा मैनेजमेंट, कि हम फाइल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर कराते थे कंप्यूटर्स में। जैसे एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, एक नेम है, एसएसएन नंबर है, स्ट्रीट है, सिटी है, अकाउंट नंबर है कस्टमर का, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है कि एक टप्पल जो है आपकी, एक रिकॉर्ड पूरा जॉनसन का है, पूरा क्या एसएसएन नंबर है, क्या स्ट्रीट है, उसकी सिटी है, अकाउंट नंबर है। तो आप रिकॉर्ड किस फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं, सारा फाइल्स की फॉर्म में आप मेंटेन कर रहे हैं उसे। तो एक हमने फाइल बना दी, इस फाइल का नाम क्या रख दिया, स्टूडेंट फाइल। तो स्टूडेंट फाइल में आपके फर्दर फील्ड्स हैं सारे, नेम, एसएसएन, स्ट्रीट, सिटी, अकाउंट नंबर, क्या आपके एज ए फील्ड काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने अब क्या किया कि उसी सेम बच्चे की मान लो इन्फॉर्मेशन है, फी फाइल एक क्रिएट कर दी, देन अगेन बिकम्स अ फाइल, जैसे कि उसका नाम हमने रखा हुआ फी फाइल। उसमें कौन से फील्ड हैं आपके, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस। तो अकाउंट नंबर और बैलेंस हम इसमें एज ए फील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ से कि पुरानी जो मेथड था हमारा, वो फाइल बेस्ड था कंप्लीटली। सारी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आती थी, हमारी फाइल्स के फॉर्मेट में ही स्टोर होती थी। अब फाइल बेस्ड अप्रोच में हमें डिसएडवांटेज क्या थी कि हमें डाटाबेस अप्रोच की जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ फाइल बेस्ड अप्रोच, जो उसमें कमियां थी जिसकी वजह से हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें सबसे पहली जो समस्या थी हमारी, डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, कि डाटा जो है मान लो आप फाइल्स में स्टोर कर रहे हो, तो वही सेम आपका अकाउंट नंबर एक फाइल में पड़ा है। सेम आपने देखा कि जब फ़ी की फाइल बनाई तो सेम अकाउंट नंबर का फील्ड जो है आपका फ़ी फाइल के अंदर भी आ रहा है। तो मल्टीपल डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स गेट्स इन द फाइल्स, कि काफ़ी सारे आपका डाटा जो है डुप्लीकेट होता रहता था, जो एक फाइल में भी एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरी फाइल में भी पड़ा हुआ है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि हमारा मेमोरी का स्पेस जो है अननेसेसरली कई बार वेस्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज डाटा रिडंडेंसी। एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी मीनिंग है कि सपोज जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि हमारे पास एक स्टूडेंट की फाइल थी, एक पी की फाइल थी। तो उसमें हम वी आर हैविंग अकाउंट नंबर। अगर हमने एक फाइल में उस अकाउंट नंबर को अपडेट कर दिया, सपोज स्टूडेंट फाइल के अंदर कर दिया, तो वी हैव टू अपडेट दैट रिकॉर्ड इन फी फाइल आल्सो, बट इट वाज नॉट पॉसिबल इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज वी आर हैंडलिंग इंडिविजुअल फाइल्स। तो एक फाइल में तो आपने उसकी वैल्यू मान लो अकाउंट नंबर किसी का 135 कर दिया, और दूसरी फाइल में आप उसे अपडेट नहीं कर पाए जो दूसरी फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे वो सेम रिकॉर्ड दो अकाउंट नंबर आपका कंटेन करेगा, which becomes inconsistency, means record become inconsistent means having two different values for the same thing, कि एक ही आदमी का अकाउंट नंबर है पर उसके दो अकाउंट नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक जगह तो आपने उसे मॉडिफाई कर दिया है और एक जगह वो एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है। तो डाटा विल बिकम इनकंसिस्टेंट। अब हमें ये नहीं पता कि जब आप उसको इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हो उसके अंदर से, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकल के बाहर आ जाएगी। तो दिस इज इनकंसिस्टेंसी। सेकेंड जो डिसएडवांटेज थी, दैट इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा। सिंपल है कि जो डाटा या इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है फाइल्स के अंदर, वो सारे की सारी अब फाइल्स में है, डिफरेंट फाइल्स के अंदर है। अगर आपको स्टूडेंट की निकालनी है तो स्टूडेंट फाइल से निकालोगे, अगर उसकी फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो फीस की फाइल से निकालोगे। तो अगर आपको कलेक्टिवली अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बच्चे स्टूडेंट की उसकी फीस भी निकल के आ जाए और जो उसकी एड्रेस या सिटीज़ जो हमने पिछले टेबल में देखी थी वो भी हमें मिल जाए, तो इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है फाइल सिस्टम्स के अंदर, दे आर इंडिविजुअल फाइल्स। तो एक्सेसिंग में हमें बहुत दिक्कत आ जाती है कि हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो स्टूडेंट वाले से स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमने फील्ड भरे हुए हैं उसमें से निकलेगी, फीस वाले में से सिर्फ आप फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही एक्सेस कर पाते हैं। देन थर्ड वन इज डाटा आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट्स। ऑब्वियस है कि हम फाइल्स यूज कर रहे हैं, एक फाइल्स में मान लो सपोज आपने एक फील्ड नेम लिया है, नेम, जिसमें आप नेम डाल दें स्टूडेंट का, उसकी लेंथ आपने ली 25 कैरेक्टर्स की। एक दूसरी फाइल आपने बनाई उसी फीस की मान लो सपोज, जिसमें आपने फिर नेम फील्ड एंटर किया और वहाँ आपने ले लिया उसका 20 कैरेक्टर्स का विड्थ आपने डिफाइन कर दी, क्योंकि जब भी हम डाटाबेस बनाते हैं तो आप साइज शुरू में डिफाइन करते हैं हर फील्ड से, कितनी लेंथ का आप उसमें नाम एंटर कर सकते हैं, कितनी बड़ा उसमें फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। तो सारे स्पेसिफिकेशन हमें शुरू में ही डालनी पड़ती हैं।
तो वो समस्या इसमें आएगी, क्योंकि मल्टीपल फॉर्मेट्स हो गए। अब नेम का एक जगह तो आपका 25 कैरेक्टर का पड़ा हुआ है और एक फाइल के अंदर आपका 20 कैरेक्टर का जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट फॉर द सेम नेम फील्ड यू आर हैविंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। डाटा बिकम्स आइसोलेशन, कि एक फाइल का दूसरी फाइल से कोई लिंक नहीं है, तो एक इन्फॉर्मेशन एक फाइल में अवेलेबल है, दूसरी इन्फॉर्मेशन दूसरी फाइल में अवेलेबल है, मीन्स डाटा गेट्स आइसोलेटेड, कि उनका कलेक्टिवली आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते जब तक आप सारी फाइलों को नहीं देख लो। फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी इज समवट सिमिलर टू डाटा आइसोलेशन, कि उसमें आइसोलेशन में पड़ा है तो सब उसमें स्वाभाविक है कि हम उस चीज़ को इकट्ठा नहीं कर सकते एक जगह पे। इंटीग्रिटी मीन्स इंटीग्रेट करना एक जगह पे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर हैविंग फाइल बेस्ड अप्रोच। अलग अलग फाइल हमारे पास पड़ी हुई हैं, उन फाइल्स को आप इकट्ठा कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए बहुत ट्रेडिशियस टास्क है ये, उसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें तो इंटीग्रेशन इज अ प्रॉब्लम इन डाटाबेस। देन एटोमिसिटी ऑफ अपडेट्स, कि अगर कोई अपडेट करना है आपको तो सारी फाइल्स में वो जहाँ जहाँ वो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उन सारी जगह पे जाके आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड अप्रोच इन फाइल बेस्ड सिस्टम। तो आपको हर फाइल में इंडिविजुअली जाके सेम फील्ड की वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन फाइल बेस्ड अप्रोच। सो दिस इज अपडेट प्रॉब्लम। देन कंकरेंसी प्रॉब्लम। कंकरेंसी मीन्स कि मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो दे कांट एक्सेस द फाइल्स, बिकॉज कोई उसका कोई सर्वर बेस्ड अप्रोच नहीं है कि एक ही जगह पे सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे उसको एक्सेस नहीं कर पाते। सो दिस इज कंकरेंसी प्रॉब्लम। देन सिक्योरिटीज इश्यूज आर देयर, क्योंकि सिक्योरिटी से ये है कि एक सपोज अगर हम किसी कॉलेज सिस्टम की बात करें तो वी आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रीम इन कॉलेज। एक इन्फॉर्मेशन आपकी मान लो फिजिक्स डिपार्टमेंट में पड़ी है, एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पड़ी है, तो अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से अगर चाह रहे हैं तो आप उसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिजिक्स से मिलेगी, कुछ आपको कंप्यूटर से या मैथमेटिक्स जो भी दूसरा डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उससे आप रिट्रीव कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी इश्यूज आर देयर, कि कोई भी उसको एक्सीडेंटली इंटेंशनली जो है डैमेज कर सकता है आपके डाटा को। नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट डाटा मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जिस तरह की हमें इंफॉर्मेशन या इकट्ठा करना चाह रहे हैं उस तरह का स्ट्रक्चर ये नहीं है फाइल बेस्ड अप्रोच, जिसमें आप उस तरह से डाटा को स्टोर कर सको। तो उसमें हमें दिक्कत क्या आएगी कि इट इज़ एन इनएडिक्वेट मॉडल टू द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में सपोज जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कलेक्टिव चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए, वो काम आप फाइल बेस्ड अप्रोच में नहीं कर सकते। सो दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस फाइल बेस्ड अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहाँ पे हमने भी डिसएडवांटेज खत्म करते हैं अपनी, और अब हम कंसेप्ट जो शुरू कर रहे हैं दैट इज डाटाबेस अप्रोच। डाटाबेस अप्रोच, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, मीन्स स्टूडेंट डाटा एंड फी डिटेल फाइल इज कोलेक्टिवली स्टोर्ड एट अ सिंगल लोकेशन। तो यही हमने परिभाषा शुरू में की थी कि डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। तो सारा डाटा हमने उठा के एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। तो ये हमारा साइड में जो हमने डायग्राम आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप में, स्टूडेंट डाटा एंड फी डिटेल डाटा एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिए एंड इट बिकम्स अ डाटाबेस। अब डाटाबेस से इधर हमारे पास यूज़र है, कि यूज़र जो है डाटाबेस से कैसे इंफॉर्मेशन निकालेगा उसके बारे में हमने सोचना है कि किस तरह से वो रिट्रीव कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। तो उसके लिए हमारे पास दिए हुए हैं कि जो यूज़र्स हैं हमारे कई तरह के हमारे पास, उसमें सबसे पहले हमारे पास है एंड यूज़र है, एक प्रोग्रामर है हमारे पास, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये सब जो है डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को जो है किस तरह से रिट्रीव कर पा रहे हैं वो सारा अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये हमारा डाटा पड़ा है सारा, किसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं, DBMS के थ्रू। DBMS क्या है हमारा, इट इज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन these all users through which they are capable of accessing the data। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि अब ये यूजर्स हमारे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो यूज़र हमारे पास अवेलेबल है दैट इज एंड यूज़र। एंड यूज़र वो यूज़र है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड यूज़र जो आपका रिट्रीव कर रहा है। तो वो किसके थ्रू डाटा को रिट्रीव कर पा रहा है, उसके पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, बेसिकली इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स।
जिसके अंदर हमें कमांड्स दी हुई हैं, उन कमांड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, डाटा को डाटाबेस में से रिट्रीव कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एंड यूजर इज अ सिंपल यूजर, जो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जिसको उस डाटाबेस में से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड यूजर्स हैं हमारे पास, इसमें प्रोग्रामर है, डीबीए है एंड डाटाबेस डिजाइनर है। अब डाटाबेस डिजाइनर का काम क्या है कि इस डाटाबेस को डिजाइन करना, कि डाटाबेस की स्ट्रक्चर किस तरह से हमारी रहेगी, डाटा किस किस फॉर्म में हमारा स्टोर होगा, क्या स्ट्रक्चर उसकी होगी, फील्ड का साइज क्या होगा, क्या उसका हमारा स्टोरेज स्पेस होगा, क्या कैरेक्टर्स होंगे हमारे, वो सारा डाटा टाइप्स के डिसीजन कौन लेता है, आपका डाटाबेस डिजाइनर उन सारे डिसीजन को लेता है। और उसकी डिजाइनिंग के बाद जो ओवरऑल मैनेजमेंट का काम है कि डाटाबेस को मैनेज करना, किसको परमिशंस देनी है डाटा एक्सेस करने की, किसको परमिशन नहीं देनी है, वो सारा काम किसका है, हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। डीबीए स्टैंड्स फॉर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो परमिशंस देता है डिफरेंट यूजर्स को कि कौन किस डाटा को या किस पीस ऑफ डाटा को डाटाबेस में से एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जनरली 3 तरह की होती है परमिशन हमारी। रीड परमिशन होती है, राइट होती है, एग्जीक्यूट होती है। रीड का मतलब है आप सिर्फ उसमें से पढ़ सकते हैं, राइट का मतलब है मीन्स आप डाटाबेस के अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन का मतलब है कि खाली उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप डाटा को एग्जीक्यूशन करा सकते हैं और रिट्रीव करा सकते हैं। तो 3 तरह की परमिशन जो है डीबीए असाइन करते हैं। उसके बाद प्रोग्रामर है विच विल डिजाइन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जिसके थ्रू जो है यूजर जो है एक्सेस करता है। क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि एंड यूजर क्या है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जिसको इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालनी है। अब वो सीधा तो इसमें से नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए उसे कुछ ना कुछ कमांड्स चाहिए। तो वो कमांड्स जो है हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं, जो कि प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है। उन कमांड्स को या एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करके यूज़र जो है अपना एंड रिजल्ट निकाल लेता है या उसको एक्सेस कर लेता है। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें हमने यूजर्स के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे डाटाबेस में जो है 3 कंपोनेंट और हैं। डाटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर नेचुरल है कि अगर आपको इतना बड़ा सिस्टम मैनेज करना है तो कोई ना कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी होगी कि डाटाबेस की स्पेस आपको कितना चाहिए, प्रोसेसर की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो वो सारा कंसेप्ट किस में आते हैं, आपके हार्डवेयर के अंदर आते हैं कि हार्डवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, किस डाटाबेस को आप यूज़ कर रहे हैं। देन कम सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम डाटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो DB2 है, MS एक्सेस है, ओरेकल है। एक अदर दूसरी कैटेगरीज में आती है हमारी RDBMS आती है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डाटाबेस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो सिर्फ डाटाबेस के ही आप लेके चले तो फॉक्स प्रो है इसका एग्जाम्पल, DBase 3+ है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हमारे पे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप ये काम सारा कर सकते हो। मीन्स डाटा को आप डाटाबेस अप्रोच को उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करा सकते हो। सो ये सारे हमारे जो चारों क्या हैं कंपोनेंट्स हैं आपके डाटाबेस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद डाटाबेस की स्ट्रक्चर हमारे इंटरनल किस तरह से होती है। अभी तो हमने एक DBMS पिछली स्लाइड में जैसे कि आपने देखा कि हमने सिर्फ एक DBMS वर्ड लिखा हुआ देखा, बट उसके अंदर भी बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। उसके अंदर जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि DB के अकॉर्डिंग क्या क्या DBMS की स्ट्रक्चर है, यूजर्स के अकॉर्डिंग क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या है। तो जैसे आप फिलहाल अभी आपके स्टार्टिंग में हम इन टर्म्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक हम कर रहे हैं। सर आप जनरल स्ट्रक्चर एक बार इसका देख लें कि DBA क्या है, स्कीमा डिज़ाइन कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगी उसकी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर है तो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं उसके थ्रू, डाटा डिक्शनरी मैनेजर है, ऑथराइजेशन कंट्रोल है, कमांड प्रोसेसर है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर है। इन सारे कंपोनेंट्स के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, डाटा को डिफरेंट जो भी प्रोग्रामर्स हैं, यूजर्स हैं, उन सारों को हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं डाटा को। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है DBMS की। उसके बाद वर्किंग है DBMS की, क्योंकि DBMS आपकी अगर एक कमांड आपने दी है या कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है डाटाबेस के अंदर से, तो वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे स्टार्टिंग जो है नंबर 1 जैसे कि मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी यूजर क्या करेगा, एक कमांड देगा, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ वेदर एप्लीकेशन प्रोग्राम या कोई क्वेरी हो सकती है क्वेरी फॉर्मेट के अंदर। वो किसके पास आएगी, DBMS के पास आएगी सबसे पहले। DBMS विल रिट्रीव द सब स्कीमा एंड स्कीमा। अभी आप सिर्फ इतना मान के चलें कि सब स्कीमा और स्कीमा क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटाबेस,
कि उसमें आपके फील्ड का साइज़ क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकली वो कैसे स्टोर हो रहा है, कितने करेक्टर साइज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उन सारी इन्फॉर्मेशन को DBMS ने रिट्रीव कर ली। उसके बाद इट विल लुक द फिजिकल डाटाबेस डिस्क्रिप्शन, फिजिकली मेमोरी लोकेशन उसकी क्या है, मेमोरी में किस लोकेशन में आपका वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इट विल रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन। देन कम्स द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कि इसके बगैर हम कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद रोल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है डाटाबेस में से, वो इसको पता चल गया, वो डाटाबेस पे जाएगा, डाटाबेस से उस इन्फॉर्मेशन को उठा के सिस्टम बफर में ट्रांसफर कर देगा। लोकेशन उसको मिल गई है पहले, उस लोकेशन से उस डाटा को उठाया और किस में डाल दिया, सिस्टम बफर। सिस्टम बफर बेसिकली क्या है, इट इज अ टेम्परेरी लोकेशन, जहाँ पर टेम्परेरली डाटा आपका मैनेज हो रहा है। इट इज नॉट अ परमानेंट मेमोरी, एक मेमोरी ही है बेसिकली है, सिर्फ जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के काम आ रही है कि एक बार डाटा उठ के किस में आ गया, बफर एरिया के अंदर आ गया। बफर के बाद किस में DBMS को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि डाटा अवेलेबल है बफर के अंदर, देन दैट डाटा विल बी ट्रांसफर टू द यूजर इन द प्रोग्राम वर्क एरिया। जो उसका वर्क एरिया जहाँ पे उसने काम करना है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो उसको ट्रांसफर कर देगा। और स्टेटस से हमें पता चलता है कि DBMS क्या काम कर रहा है, क्या स्टेटस का बिजी है, फ्री है, उसी हिसाब से कमांड जो है प्रोसेस होती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ DBMS की। DBMS का एक्चुअल में वर्किंग का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो काम करता है। अब दीज आर द एप्लीकेशंस कि DBMS हम कहाँ इस्तेमाल, या डाटाबेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी कहाँ पे यूज़ होती हैं। स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम है, लाइब्रेरी सिस्टम है, ATMs हैं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। तो ये सारी एप्लीकेशन हैं जहाँ भी डाटा आपका आ रहा है, भले ही वो आपका कॉलेज है, भले ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कहीं पे भी आपका जहाँ डाटा आप मैनेज कर रहे हो, तो आप किसी भी डाटाबेस एप्लीकेशन को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे 3-4 मैंने एप्लीकेशंस लिखी हैं। अब आपको ये समझ आ रही है कि स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत सारा डाटा, डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी है, लाइब्रेरी में बुक से संबंधित सारी जानकारी आपकी अवेलेबल है, जिससे आप इजीली जो है अपने लाइब्रेरी सिस्टम को मैनेज करा सकते हो। कि मैनुअल के बजाय आप मैनुअली किसी बुक को जाके ढूंढ रहे हो, उसकी बजाय आप लाइब्रेरी सिस्टम अगर कंप्यूटराइज्ड है आपकी, तो आप डायरेक्टली किताब का नाम डालो और आपको पता चल जाएगा कि वो बुक आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है। ATMs बैंक, अब तो हम क्या करते हैं, खाली एक ATM अपना लेके जाते हैं, कार्ड जो आपका डेबिट कार्ड बना हुआ है किसी भी ATM में डाला और पैसा निकाल लिया। बट अगर हम ध्यान से सोच के देखें तो कितना बड़ा डाटाबेस है आपका बैंक का, कि आप किसी भी बैंक के ATM में उस अपने कार्ड को डाल रहे हैं और आपका पैसा निकल रहा है। तो वो सारा किस में है, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में आपका मैनेज हो रहा है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्टिवली पड़ी हुई है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर कौन सा आपका डाटाबेस वहाँ पे काम कर रहा है, जहाँ से आपसे संबंधित सारी जानकारी, आपकी रिकॉर्ड सब पड़े हुए हैं। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, आप सभी ने साइट्स यूज़ की होंगी irctc.co.in, कि आपने अगर कहीं जाने के लिए अपनी टिकट बुक करनी है तो आप इस साइट पर जाके बुक करते हैं, वहाँ से अवेलेबिलिटी पता चल जाती है कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो ये इन सारी जगह पे क्या है, आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। देन कम्स द एडवांटेजेस ऑफ DBMS, कि क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं DBMS के। जनरली ये वही एडवांटेजेस हैं जो आपके फाइल बेस्ड में डिसएडवांटेज थे। तो फाइल बेस्ड में जो जो कमियां थी हमारी, वो सारी ओवरकम किस में हो गई हैं, हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उनमें हमने रिजोल्व किया है। सबसे पहला जैसे हमने उसमें किया था, वही कंसेप्ट है यहाँ पे, कंट्रोलिंग डाटा रिडंडेंसी। डाटा डुप्लीकेसी क्या होगी, अब डाटा आपका एक ही जगह इकट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है। फाइल बेस्ड अप्रोच में क्या था कि अलग अलग जगह पे था आपका डाटा सारा, अब आपका एक ही जगह पे इकट्ठा पड़ा है। तो नेचुरल है कि एक पीस ऑफ डाटा बार बार रखने की जरूरत हमें नहीं है, हम एक ही जगह से डाटा को रिट्रीव करें तो एक जगह से भी उसे उठा सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड बट इट कैन नॉट बी मेड जीरो। आप इसे बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप फिर चीज़ों को आपस में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। आप दो डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा कंबाइन नहीं कर सकते। तो रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड बट इट कैन नॉट बी मेड जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड, कि सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, पहले क्या अलग अलग फाइल में पड़ी होती थी हमारी, तो एक जगह तो आपने वैल्यू मॉडिफाई कर दी, दूसरी जगह वो पुरानी वैल्यू पड़ी है, तो डाटा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता था कि एक ही पीस की डाटा आपकी दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। बट इसमें अब एक ही जगह पे पड़ा हुआ है तो इनकंसिस्टेंसी को आप खत्म कर सकते हैं
कि अगर वो एक जगह अपडेट हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी जगह अपडेट हो जाएगा। देन इंटीग्रिटी, ये आ ही गया है कि डाटाबेस एक जगह पे पड़ा तो इट इज़ इंटीग्रेटेड। सिक्योरिटी इश्यूज आर नॉट सो मच कंसर्न इन डाटाबेस। क्यों? क्योंकि अब आप सिक्योरिटी पैरामीटर्स एक ही जगह पे इंप्लीमेंट करने हैं, जबकि फाइल बेस्ड अप्रोच में क्या था कि आपको डिफरेंट फाइल्स पे अलग अलग ध्यान देने की ज़रूरत थी। इसमें आपने ओवरऑल किसके ऊपर काम करना है? सिर्फ डाटाबेस को ही बचा के रखना है। वो सारे आप एक्सेस प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हो और 100 तरह के तरीके हमारे पास अवेलेबल है। लॉकिंग लगा सकते हो उनके ऊपर, किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को किसको सप्लाई करना है। तो देयर आर लोट्स ऑफ मेथड्स अवेलेबल फॉर डीलिंग विद द सिक्योरिटी इश्यूज इन द डाटाबेस, सो इट इज मोर इन केस ऑफ DBMS। देन बैकअप एंड रिकवरी, इट इज़ एन आल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। फाइल में क्या था कि आप फाइल अगर एक्सेस कर रहे हो तो उसकी आप कितनी कॉपीज आप बना के रख लो। एक पीस की इंफॉर्मेशन एक जगह पड़ी है, दूसरी जगह, तीसरी जगह, कई जगह अवेलेबल है आपके पास। तो आप क्या कर रहे हो, सारों का बैकअप हमें लेना पड़ता था। अब हमें सेंट्रलाइज डाटा है, डुप्लीकेसी कम है, स्टोरेज स्पेस हमारा कम यूज़ हो रहा है, तो उसका बैकअप लेना इकोनॉमिकल भी है कि आप कम स्पेस के अंदर ही उस डाटा का बैकअप ले सकते हो। देयर आर रिकवरी मैकेनिज्म। रिकवरी मीन्स अगर एक्सीडेंटली या इंटेंशनली आपका डाटा अगर करप्ट होता है, खराब होता है, तो उसके प्रॉपर मेजर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करके आप अपने डाटा को रिकवर करा सकते हो। उसमें चेक पॉइंट्स हैं और कई कंसेप्ट्स हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल है। सेंट्रलाइज डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है तो मल्टीपल यूजर्स को आप एक साथ हैंडल कर सकते हो कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, बट कंकरेंट मोड में वो एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक के पास है, दूसरा भी कर रहा है उसी को सेम टाइम पे। तो कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल इन डाटाबेस सॉफ्टवेयर। देन डाटा शेयरिंग, डाटा को शेयर कर सकते हो आप किसी भी ग्लोबली, कहीं भी आप बैठे हैं, अगर डाटाबेस की आपको ऑथराइजेशन मिली हुई है एक्सेस करने की, देन यू कैन एक्सेस डाटा। तो डाटा इज अवेलेबल इन शेयर मोड आल्सो। रिड्यूस कॉस्ट, नेचुरल है कि अगर एक जगह भी आपका डाटा सारा इकट्ठा हो गया तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज आपको नहीं चाहिए, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी रिड्यूस होगी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, एक ही जगह बैठ के आप सारे डाटाबेस को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। और ईज ऑफ ऑपरेशंस, कि जितने भी ऑपरेशंस हैं आपके, एक्सेस करना है, अपडेट करना है, रिट्रीव करना है, जो भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं आपके डाटाबेस के, उन सारों को आप इजीली हैंडल करा सकते हो इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो है डाटाबेस के बारे में सीखा कि उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, डाटाबेस की डेफिनेशन क्या है, उसके डाटाबेस अप्रोच क्या होती है, DBMS की स्ट्रक्चर क्या है, DBMS किस तरह से आपका काम करता है, और इस DBMS अप्रोच के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा और आपने आनंद लिया होगा। तो सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पेशेंसली मेरे लेक्चर को अप्रिशिएट करने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।